हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपने इस चैनल पर आपकी जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है अप्रैल माह में, उसमें जो सामान्य अध्ययन यानी जो स्टडी मटेरियल है आपका, सारे ही यूनिट्स 6 यूनिट्स वो मैं आपके कवर करा रही हूँ आजकल। तो अभी हम इसमें सेकेंड यूनिट को ले रहे हैं, जबकि हम इसमें यूनिट 1, 5 और 4 यानी यूनिट 1, 4 और 5 इसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अभी मैं यूनिट 3 ले रही हूँ और इसके बाद अभी मैं यूनिट 2 ले रही हूँ। इसके बाद मैं आपका यूनिट 3 लूँगी और उसके बाद मैं आपका लास्ट यूनिट 6 करा के इस बुक को कंप्लीट करा दूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमारा स्टडी मटेरियल। देखिए, आप देखिएगा, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है ये है आपका सेकेंड यूनिट का शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, है ना, ये नाम है आपके सेकेंड यूनिट का। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। और इसमें जो आपका पहला टॉपिक है ना, या पहले आपकी जो ये पहला टॉपिक इसमें उन्होंने सब करके दिया हुआ है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है आपका शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं शिक्षण ये क्या है। देखिए, शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। किसका पर्याय है ये? आपके अंग्रेजी का जो शब्द है टीचिंग, उसका तात्पर्य क्या होता है? सीखना, सीखना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? त्रिआयामी, जिसमें कौन कौन होते हैं? अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, ट्राइपोलर है, एक तरफ स्टूडेंट, एक तरफ टीचर और एक तरफ आपका क्या? करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनके माध्यम से अपने यह स्वरूप को प्राप्त करते हैं, है ना, अर्थात किसी विषय सामग्री को माध्यम बनाकर अध्यापक एवं छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। आगे देखिए, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था कौन सी है? तो ये आपकी क्रमबद्ध अवस्था है। देखिए, ऐसी का ऐसी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा पहले वाले पॉइंट में से भी कि शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है ना। तो देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखिएगा आप कि त्रिआयामी प्रक्रिया है या द्विआयामी प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन इसके घटक हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है आपका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। ये ऐसी का ऐसी आ जाता है, कौन सी है? क्रमबद्ध करना। क्या करना? क्रमबद्ध करना। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है। क्या करता है? शिक्षण नियोजन करता है। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन उसकी अभिवृत्ति में परिलक्षित होता है। आगे देखिएगा, अब देखते हैं शिक्षण, है ना, ये देखिए, ये इन्होंने बताया है आपको एक चार्ट के माध्यम से, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, शिक्षण अंग्रेजी शब्द किससे बना है? टीचिंग से, इसी का हिंदी अर्थ है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? तो देखिए, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। कौन कौन से? स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप चर, 3 प्रकार के चर इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक क्रिया, ये क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है शिक्षण के कार्य क्या क्या है? निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन संबंधी कार्य। निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन संबंधी कार्य। देखिए, हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित। शिक्षण क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। यह एक निर्देशित क्रिया है। आगे क्या है? ये एक उत्साहित करने वाली क्रिया है ना, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उत्साहित करने वाली प्रक्रिया या क्रिया है। ठीक है, अगला है शिक्षण में क्या होता है? अनुदेशन देना, है ना, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आगे शिक्षण कौशल का विकास करना, शिक्षण क्या करता है? कौशलों का विकास करता है। व्यक्ति के अंदर यदि कोई कौशल है तो उसका वो विकास करता है। आगे ये ज्ञान प्रदान करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, ज्ञान प्रदान करने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखा। आगे देखिएगा, शिक्षण का अर्थ
शिक्षण का अर्थ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित परिभाषाएं अधिक सहायता करेंगी। मतलब जो शिक्षण का अर्थ है उसको हमें स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो आइए, ये आपकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। उससे पहले चलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, क्या है ये। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या माना जाता है? तो छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। कौन? छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का शिक्षण है? अभिप्रेरित। अगला देखिए, शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? डेमोस्ट्रेशन। कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका है डेमोस्ट्रेट करके पढ़ाना। आगे देखिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो वो है व्यवहार में संशोधन। आपके व्यवहार को परिमार्जित करना या उसको संशोधन करना, यह आपका क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। एक कार्यशाला या वर्कशॉप क्या होती है? तो देखिए, एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। वर्कशॉप क्या है? एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो या जाता है। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है, यानी जब कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, तो क्या महत्वपूर्ण होता है? तदानुभूति। क्या? तदानुभूति। ये उस समय महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिए, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? मिश्रित अध्ययन। मिश्रित अध्ययन। अब ये मिश्रित अध्ययन क्या है, ये भी मैं आपको आगे सब बताऊंगी। आगे देखिएगा, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। कैसे? महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए। आप ब्लैक बोर्ड पे यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सारा कुछ पूरा चैप्टर उतार देंगे तो फिर कब तक उतारते रहेंगे? तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको लिखते हैं और उनके बारे में फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आप देखिए, परिभाषाएं कुछ इन्होंने दी गई हैं शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या है। देखिए, एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। मतलब जो ज़्यादा विकसित व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, ज़्यादा डेवलप्ड, वो कम डेवलप्ड पर्सनैलिटी को ट्रेन करेगी, गाइड करेगी एक तरह से, है ना। जैसे टीचर हैं, वो ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बड़ी सही उम्र के हैं, और बच्चे छोटे छोटे होते हैं या कम उम्र के, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यंग हों या जो भी हों। ठीक है, तो मतलब पहला वाला जो टीचर है, जो ज्ञान देने वाला है, वो ट्रेंड है, वो उसका जो व्यक्तित्व है विकसित है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना। और फिर वो कम नॉलेज वाले या कम नॉलेजेबल वाले बच्चों को या लोगों को, है ना, बालकों को ज्ञान प्रदान करता है। आगे देखिए, गेज इनके अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है क्या? दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यानी आप दूसरे जो व्यक्ति है जिसमें आप परिवर्तन चाहते हैं, वांछित परिवर्तन, कि उसका व्यवहार ऐसा हो जाए, है ना, तो वो क्या है? शिक्षण है। किसके अनुसार? गेज के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, रायंस के अनुसार क्या है? दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। आगे देखिए, स्किनर ने क्या कहा है? देखिए, स्किनर शिक्षण पुनर्बलन यानी कंटिंजेंसीज, पुनर्बलन का क्रम है। आगे देखिए, स्मिथ इन्होंने क्या कहा है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित करना है, गाइड करना है। बर्टन ने शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन तथा दिशाबोध कहा है। बेन इसे प्रशिक्षण कहते हैं। शिक्षण को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। रायबर्न इन्होंने क्या कहा है? इसे एक ऐसा संबंध मानते हैं जो छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रमुख जो आपके मनोवैज्ञानिक बोल लीजिए या शिक्षावादी हैं, उनके अनुसार जो दी गई परिभाषाएं थी वो यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखिएगा, शिक्षण की प्रकृति। तो देखिए, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है
और ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन। अब देखिएगा शिक्षण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी काफ़ी आती है। देखिए शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ग्रीन के अनुसार शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। किसने? ग्रीन ने टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया। आगे देखिए, ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला है अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग। किसके अनुसार? ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार 4 स्तर हैं, है ना। दूसरा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, तीसरा है अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना, और चौथा है भावना यानी इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक, इन चारों प्रत्ययों में अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। यह चारों स्तर इंद्रधनुष में विभिन्न रंगों की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा मैकडॉनल्ड 1966, इन्होंने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया है। उसने समस्त प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है, और वो है क्या? पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण तथा अधिगम। ठीक है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपके यूनिट 2 से रिलेटेड हैं। गणित संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया। क्या? डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये आपका क्या? गणित, देखिए कैलकुलेशन से बनाइए, है ना। गणित संबंधी विकार है ना, कैलकुलेशन, इससे आप पकड़िए। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कल्पना, है ना। कल्पना, जो कल्पनाशील बच्चा होगा उसी में ही क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती है, सृजनात्मकता ज़्यादा पाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ने की असक्षमता। ठीक है, पढ़ने में असक्षम बच्चा है तो क्या? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया, है ना, लर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, लिखने से संबंधित विकार तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ से पकड़िए, डिस्ग्राफिया, लिखने की बात हो रही है ना। डिस्ग्राफिया, वार्तनी या वर्तनी संबंधी विकार, है ना, तो ये आपका क्या है? डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया। आगे देखिए, श्रवण संबंधी विकार, श्रवण संबंधी विकार ये हैं आपके ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। कौन से? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, आगे देखिए, दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार, दृश्य यानी किसी चीज़ को देखने संबंधी। प्रत्यक्षण संबंधी विकार क्या है? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। अगला है मौखिक रूप से सीखने की असक्षमता, ये क्या कहलाती है? डिस्फेसिया। क्या? डिस्फेसिया। आगे देखिएगा, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। अगला देखिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? तो देखिए, अगले शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? सूचनाओं का आदान प्रदान, है ना, कैसा हो रहा है, मतलब किस तरीके से हो रहा है? अच्छे तरीके से हो रहा है। और फिर प्रभावी नियोजन, उपचारात्मक, निदानात्मक और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ठीक है ना। तो देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, उपचारात्मक और निदानात्मक, उसके बाद प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये सब क्या है? अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित हैं। ये सब क्या है? आगे हम देखेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी? शिक्षक से होंगी। भाई जितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूजन्स हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने टीचर्स से होंगी कि वो उनको सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है ना, मोटिवेट करता है किसको? बच्चों को, लर्निंग के लिए। नेक्स्ट देखिए, वह तत्व जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, शिक्षकों और विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, है ना, जो शिक्षक होते हैं या विद्यार्थी हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, किस परिवार से आ रहे हैं, है ना, रिच हैं कि पुअर हैं या किस तरीके के हैं, उनका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक जो उनका बैकग्राउंड होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लर्निंग के ऊपर। ठीक है, ये इसको शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं?
उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है ना। शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? उद्देश्य, जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। उद्देश्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण प्रक्रियाओं और मूल्यांकन विधियों को उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। मतलब जो उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य क्या है, कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम सामग्री, आपकी टीचिंग जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो टीचिंग एड्स होती हैं, या जो आपकी मूल्यांकन यानी मेजरमेंट की जो भी टेक्निक्स होती है, उसी के हिसाब से की जाती हैं। शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की रणनीतियों को पहचानने और लागू करने में मदद करता है। क्या? शिक्षण के उद्देश्य, मतलब उद्देश्य क्या है, कोई भी यदि हम पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी हम स्किल सिखा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। अगला देखिएगा, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो देखिए शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा बेहतर चिंतक बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या करने के लिए? बेहतर चिंतक बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, यह आपका शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा क्या है? समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना। तीसरा है अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाहरी अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। ये जो है आपके तीनों क्या हैं? शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर स्वनिर्देशित अधिगम के अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होता है स्वनिर्देशित अधिगम के अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में? तो देखिए संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। कौन कौन से? संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला देखिएगा, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, है ना। अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता प्रणाली अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। अगला देखिए, प्रच्छा अधिगम। कौन सा? प्रच्छा अधिगम में शिक्षण रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? टीचर होता है वो एक रहस्यमय परिस्थिति उत्पन्न करके या उन्हें प्रदान करेगा, और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डेटा को कलेक्ट करके उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। आगे देखिएगा, फिर से देखिए, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। क्या है? शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है किससे? भावात्मक क्षेत्र से। किससे? भावात्मक क्षेत्र से। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता संभव है। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किससे संभव है? निर्देशन प्रदर्शन पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति के द्वारा? निर्देशन या प्रदर्शन पद्धति के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था ना डेमोन्स्ट्रेशन, उसी से कह रहे हैं। ठीक, आगे देखिएगा, शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है। क्या? तो ये रखता है आपका UNEPA। ये आपका किससे संबंधित है? क्षमता निर्माण कार्यक्रम। शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है NUEPA। इसकी फुल फॉर्म यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। जब शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, तो विद्यार्थी वास्तव में क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके डिकोडर्स। मतलब एक टीचर है, उसने शब्दों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से एक संदेश जो है उसको क्या कर दिया? कोड कर दिया। ठीक है, तो उसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो वो कौन होगा? डिकोडर्स, यानी उस कोड को डिकोड करने वाले, उस कोड को सुलझाने वाले, है ना, या उसको समझने वाले। तो देखिए, कक्षा में शिक्षक तत्काल नियंत्रण रखता है स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश पर। किस किस पे नियंत्रण रखता है? तो स्वयं के ऊपर, संप्रेषण की चयनित पद्धतियों के ऊपर और संदेश के ऊपर।
अगला देखिए, पीत पत्रकारिता। कौन सी? पीत पत्रकारिता पद का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति। सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति, इसको कहते हैं पीत पत्रकारिता। जैसे हम लोग आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर देखते हैं ना कि कोई भी न्यूज़ को बहुत मसालेदार और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोलते हैं, तो उसमें सनसनी पैदा हो जाती है और सब लोग उसको वॉच करने लगते हैं कि क्या है, क्या ऐसी बात है। तो इस तरीके से पीत पत्रकारिता। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण और छात्रों के बीच, शिक्षण और छात्रों के बीच परस्पर संवाद। देखिए, शिक्षण और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है ना। विकास क्या करता है? विकास करता है। क्या? परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, तीव्रता लाना। किसका? रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य है या उद्देश्य है। देखिए, इसमें मिक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी हम ये टॉपिक वाइज, मतलब है तो सारे यूनिट 2 के ही, लेकिन अभी मैं यूनिट 2 को भी स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। तो देखिए, अब हम देखते हैं शिक्षण की आवश्यकताएं। शिक्षण की आवश्यकताएं, तो देखिएगा, उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं क्यों हैं? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने, यानी खोज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण तैयार करना, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदी होना, है ना। बालक और समूह के प्रति उपयुक्त क्या होना? प्रतिसंवेदी होना, विषयगत मामलों का ज्ञान, और चौथा है अंतर व्यक्तित्व संबंध बनाए रखना। आगे देखिए, फिर से आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आ गए। तो देखिए, सहयोगात्मक, कौन सा? सहयोगात्मक अधिगम की फिश बाउल रणनीति में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास होता है ना। यानी जो आपका सहयोगात्मक अधिगम है, उसमें जो आपका फिश बाउल एक रणनीति है, उसमें क्या होता है? श्रवण कौशल जो है विकसित होता है ना। ये इसका मुख्य ध्येय है, यह प्रमुख या मुख्य प्रयोजन है। देखिए, इसमें क्या होता है, क्लास में जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 20-20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में, ठीक है। एक किसी टॉपिक के फेवर में बोलेंगे, एक डिसफेवर में बोलेंगे, और बीच वाले जो स्टूडेंट्स हैं सही से ध्यान से उनको सुनेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर बताएंगे कि ग्रुप ए जीत रहा है या ग्रुप बी जीत रहा है, या किसके विचार ज़्यादा सार्थक हैं। तो इस तरीके से श्रवण कौशल विकसित करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? यही आपकी फिश बाउल रणनीति। आगे देखिएगा, विमर्शी स्तर। कौन सा? विमर्शी स्तर स्मृति शिक्षण से अलग होता है। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्रियान्वितकारी होती है। कौन सी होती है? क्रियान्वितकारी। इसमें कक्षा का वातावरण मुक्त होता है तथा अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होकर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका बता रहे हैं किसके बारे में? विमर्शी स्तर के बारे में, है ना। और ये कह रहे हैं कि स्मृति स्तर जो कि आपका पहला टाइप ऑफ लर्निंग होता है, उसके बारे में ये कह रहे हैं, है ना। देखिए, अवबोध स्तर पर चिंतन शिक्षण। तो देखिएगा, अवबोध स्तर पर शिक्षण, यह शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की गतिविधि है। ऐसी का ऐसी आपके एग्जाम में आ जाता है ना, कि कौन सा ऐसा शिक्षण का स्तर है जिसमें तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों के बढ़ावा देने की गतिविधि है, संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक। तो ये वर्ड पकड़ो आप यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन, ठीक है, और निर्वचन करने में सक्षम हो सके, ठीक है। इसमें शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है, इलस्ट्रेशंस दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। किसमें? कौन से स्तर की बात हो रही है? अवबोध स्तर की। अवबोध स्तर पर शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन आपके अवबोध स्तर के प्रतिपादक हैं। आगे देखिए, इसमें दी गई संकल्पना को उदाहरणों की पहचान होती है। इसमें दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान होती है। आगे देखिएगा, इसमें अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से
उदाहरण देता है जो कि आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक उदाहरण भी हो सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें संबंधों पर दृष्टिपात, देखिए आ गया ना, संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। किसमें? अवबोध स्तर के शिक्षण में। आगे देखिएगा, इसमें तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन होता है। आगे देखिए, शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। किसमें? स्मृति स्तर में, है ना। स्मृति स्तर पर शिक्षण हर्बर्ट की शिक्षण उपागम द्वारा संपादित किया जाता है। इसे विचारहीन शिक्षण कहते हैं, है ना। जैसे आपने छोटे बच्चों को सिखा दिया कि ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ये टाइगर है, ये लायन है, तो इसी तरीके से ये क्या है? स्मृति स्तर। आगे देखिएगा, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और आपका तीसरा है विमर्शी स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी चिंतन। ठीक, यह स्तर शिक्षण के बोधात्मक स्तर के 5 चरण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन, सस्वर पाठन। ठीक है, ये किसके हैं? बोधात्मक स्तर के 5 चरण हैं। आगे देखिएगा, प्रेक्षण अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं? ध्यान, प्रतिधारण, प्रकटीकरण और अभिप्रेरणा। ध्यान, प्रतिधारण, प्रकटीकरण और अभिप्रेरणा, ये आपके प्रेक्षण अधिगम के तत्व हैं। आगे देखिएगा, प्रभावी शिक्षण। अब देखिए, प्रभावी शिक्षण क्या है? तो देखिए, प्रभावी शिक्षण, इसमें उन सभी अधिगमकर्ताओं के विचारों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी समझ का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है ना। इसमें क्या करते हैं कि उन सभी अधिगमकर्ताओं के, उन सभी लर्नर्स के विचारों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी समझ का जो स्तर है, जो लेवल है, वो डिफरेंट हो सकता है ना। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण में शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, है ना। मतलब उसमें शिक्षण भी चलना चाहिए और परीक्षण भी चलना चाहिए। किसमें? प्रभावी शिक्षण में। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों, मार्क्स के निर्वचन में मानक संदर्भित एनआरटी तथा निष्कर्ष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों का संश्लेषित करना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रभावी शिक्षण जो होता है, इसमें अधिगम प्रणाली यानी अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु जो आपके मार्क्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उनके निर्वचन में एक तो मानक संदर्भित, है ना, और एक आपका निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, है ना। दोनों प्रकार की पद्धतियों को हमें यूज़ करना चाहिए, दोनों को संश्लेषित करना चाहिए। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए पाठ स्पष्टता, अनुदेशनात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना शामिल होते हैं, है ना। प्रभावी शिक्षण में क्या? सहयोग करने के लिए पाठ स्पष्टता, अनुदेशनात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना शामिल होते हैं। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण व्यवहार में सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक शिक्षण प्रदान करता है। इसमें प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके होते हैं तथा इसमें कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोका जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। अब आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, इसमें हम ये करेंगे। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये सब दिया हुआ है, ये हम आगे करेंगे।